गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते हैं डाउन सी रिजॉल्व के अंदर। और देखा जाए तो ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये कलर ग्रेडिंग करने का डिफरेंट अप्रोच है, फिर डिफरेंट स्टाइल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने न सिर्फ आपको कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के बारे में बताया, इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे सिनेमैटिक या फिर फिल्म कलर ग्रेडिंग के बारे में भी बताया। क्योंकि जब आप कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के बारे में जानेंगे तब आपको ये डाउट ऐसा अराइज हो जाएगा कि ठीक है, ये तो कमर्शियल कलर ग्रेडिंग का पार्ट था, तो सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन सारी चीजों को टैकल अप करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के बारे में भी कंप्लीटली बताया है इस वीडियो के अंदर। और ना ही सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे वर्बली चीजों का एक्सप्लेन किया, मैंने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते समय आपको किन चीजों का ध्यान देना है और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग से क्यों डिफरेंट है। मैंने इन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर कवर अप किया है। और बात करते अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3 एग्जांपल्स को कवर अप किया है। पहले एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करने का क्या वर्क फ्लो रहता है, कैसे कमर्शियल कलर ग्रेडिंग की जाती है, वहां पर मैंने बेसिक्स को कवर अप अच्छे से किया है। और फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरे एग्जांपल के अंदर बताया कि कैसे हम लोग सेम एग्जांपल के अंदर कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करने का क्या अप्रोच रहेगा और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करने का क्या अप्रोच रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के अंदर कहां तक लिमिटेड रहना चाहिए। मैंने इन चीजों को वहां पर कवर अप किया है। तो पहले एग्जांपल के अंदर मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको कमर्शियल कलर ग्रेडिंग से इंट्रोड्यूस कर पाऊं। दूसरे एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया कि कमर्शियल और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। और तीसरे एग्जांपल के अंदर मैंने आपको एकदम एडवांस लेवल पे चीजों को कवर अप करके दिखाया। वहां पर मैंने आपको विद प्रॉपर डिटेलिंग करके दिखाया कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग में कैसे हम लोग अपने काम के अंदर डिटेलिंग को अडॉप्ट करते हैं। और उसी सेम एग्जांपल को मैंने सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वाले स्टाइल से भी अप्रोच किया है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा पहला और तीसरा एग्जांपल होने वाला है। तो इन दोनों पार्ट्स को आप स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आप सभी से। और अभी तक मैंने जितने भी टूल्स को कवर अप किया है उनमें से आपको किसी भी टूल में ऐसा डाउट है या फिर आपको उस स्पेसिफिक टूल या फिर टेक्निक के बारे में नहीं पता है, तो मेरी आपसे यहाँ पे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उस स्पेसिफिक चीज को अच्छे से क्लियर कर ले या फिर स्ट्रॉन्ग कर ले। क्योंकि लगभग उन सारे कॉन्सेप्ट्स का आज मैं यूज लेने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि चीजें बाउंस हट जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है इधर की तरफ, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग में यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट अप्रोच या फिर टेक्निक है, मैंने उन चीजों को भी इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में कवर अप कर रखा है। तो आप इन चीजों को भी चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और डाउन साइड ऑफ मैंने यहाँ पर खोल रखा है। तो चलिए कलर पेज पे निकल लेते हैं पहले। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते हैं डाउन सी रिजॉल्व के अंदर। और ना ही सिर्फ हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसी के साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा कि जैसे कि फिल्म कलर ग्रेडिंग क्या होती है, हाँ, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग क्या होती है, अभी जो हम लोग कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं वो कैसे कलर ग्रेडिंग है, हाँ, अभी तक मतलब जो करते आ रहे थे, अभी तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। ओके, तो हम लोग इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस समझने वाले हैं। और जहाँ तक कि मुझे खुद पर भी विश्वास है, तो मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया होगा कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के बारे में। ऐसी बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इंट्रो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया है और मैं अभी लाइक पीसी के अंदर वाला पार्ट रिकॉर्ड करने के बाद उसे रिकॉर्ड करूंगा। तो चलिए बस मैं आपको ये बताना चाहता कि मैं यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो चलिए टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो कमर्शियल कलर ग्रेडिंग और फिल्म कलर ग्रेडिंग और अभी तक जो हम लोग कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं वो क्या है, तो इस चीज पे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोग कलर ग्रेडिंग करते आ रहे हैं उस पे हम लोग ने ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बैठाया था कि हम लोग यहाँ पे कमर्शियल फिल्म या फिर कौन सी कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी तक मैं आपको जिस पर्सपेक्टिव से बताते आ रहा था कि मतलब कलर ग्रेडिंग के प्रिंसिपल्स अभी तक, वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर देखा जाए तो सिनेमैटिक या फिर फिल्म कलर ग्रेडिंग के तरफ ज्यादा थोड़ा बायस थे। क्योंकि मेरा यहाँ पर मानना ये रहता है जो फिल्म वाली कलर ग्रेडिंग कर सकता है वो कमर्शियल वाले कलर ग्रेडिंग तो अपने आप कर ही लेगा, लाइक ये मेरा मानना रहता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरह की कलर ग्रेडिंग अभी तक करते आ रहे थे। और इसके पहले आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि मैंने वो कुछ ऐसा बताया भी नहीं कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग भी होती है या फिर फिल्म कलर ग्रेडिंग भी होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लान कर रखा था कि पहले हम लोग यहाँ पर टूल्स और फंडामेंटल्स को कवर अप करेंगे, बाकी एडवांस चीजों को तो मैं आगे कवर अप कर ही दूंगा। क्योंकि बहुत लोग के बेसिस कवर अप नहीं रहते तो तब लोग ऐसा वहां पे तुक्का बढ़ाने लगते हैं कि यहाँ पर ये होगा नहीं तो ये होगा, तो इस दुविधा में आप ना फंसे, इसलिए मैंने यहाँ पर इन चीजों के बारे में कभी बातचीत नहीं की और आज वो समय आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या रहता है कि वहां पर हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है या फिर और थोड़े अच्छे भाषा में बोलूं तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है
उसके फीचर्स यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट होने चाहिए। फिर उसके बाद आप जो भी एक्सपेरिमेंट वाला काम करते रहे वो आप पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट वाला काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको फुटेज के अंदर कुछ ऐसी लाइटिंग कंडीशंस मिल पा रही है जिसका यूज करके आप टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं और आपका क्लाइंट आपको वहाँ पे फ्रीडम दे रहा है तो आप टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसा एक्सपेरिमेंटल पार्ट कह रहा था। तो मेन बस हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए, उसकी की फीचर्स जैसे कि कोई प्रोडक्ट है तो उसका कलर दिखना चाहिए, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस यानी कि फिजिकल स्पेसिफिकेशंस जितनी भी है वो सारी यहाँ पर अच्छे से दिखनी चाहिए। हमारी यहाँ पे ये कोशिश रहती है कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के अंदर। जैसे कि अभी के लिए आप जो यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये एक कमर्शियल कलर ग्रेडिंग का एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने बहुत ऐसा तामझाम, बहुत ऐसा मतलब नहीं है कि कॉन्ट्रास्ट वाली कोई लुक डेवलप कर दी कि यहाँ पर ऐसे शैडोज है, यहाँ पर ब्राइट एरिया है, कुछ भी ऐसा नहीं। और एक जनरल भाषा में बोलूँ तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रेक्स 09 की थोड़ा सा प्रो वाला वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस इस चीज को मैं ऐसा जनरली ऐसे बोल रहा हूँ, आप इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अच्छे से हाईलाइट हो पा रहा है। इन्होंने जो भी ऐसे कपड़े पहने वो चीज अच्छे से दिख पा रही है, और यहाँ पर बैकग्राउंड की चीजें भी ठीक ठाक अमाउंट में दिख पा रही है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी कलर ओवर सैचुरेटेड या फिर वाइटिश वाले फील नहीं दे रहा। और बाकी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस को बार बार ऐसा कम ज्यादा किया जा रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कुछ पार्ट थोड़ा ऐसा ब्लरी देखने को मिल रहे होंगे। तो जो एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं ये कमर्शियल कलर ग्रेडिंग का एग्जांपल है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फुटेज पहले कैसी दिखती थी। तो ये फुटेज पहले कुछ ऐसी दिखती थी, और जब मैं रात को ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब कि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक बार मैं खुद से भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मतलब जो भी मैं कल परसों या फिर अपने अगले वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ वो एक बार मैं खुद से करके देखता हूँ, क्या मैं जो चीजें ऐसा प्लान करने वाला हूँ वो चीजें वैसे हो पाएंगी कि नहीं। इस पर्सपेक्टिव से जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लुक बनाए थे रफली। तो आप इस एग्जांपल को यहाँ पर अपने सामने देख ही सकते हैं। और बाकी देखा जाए तो हम लोग इस वीडियो के अंदर टोटल 3 एग्जांपल्स को कवर अप करने वाले हैं। एक पहला एग्जांपल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस वाले एग्जांपल को कवर अप करेंगे। ये वैसे रेक्स M09 वाला वर्जन है। इसको जब मैं ऐसा रात में प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने से कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैसे फाइनल कलर ग्रेडिंग नहीं है, बस मैं रात को ऐसा बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बस ऐसा कुछ मैंने बना के आखिर में छोड़ दिया था। बस आप इस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को ऐसा देखिएगा। तो ये चीज पहले कुछ ऐसी दिखती थी और अभी मैंने इसे कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। तो दूसरे एग्जांपल के अंदर हम लोग इस फुटेज पे वर्क करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कमर्शियल और सिनेमैटिक या फिर फिल्म कलर ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। और फिर आखिरी वाले एग्जांपल के अंदर हम लोग इस फुटेज पे वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग प्योर कमर्शियल कलर ग्रेडिंग की बातचीत करने वाले हैं, और ये हमारा आखिरी एग्जांपल होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। तो पहले एग्जांपल के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते हैं। दूसरे एग्जांपल के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कमर्शियल और फिल्म कलर ग्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो दूसरे एग्जांपल के अंदर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं आपको बता पाऊँ कि कमर्शियल और फिल्म कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या मेन डिफरेंस रहता है। मैं आपको ये करके बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करके बता दूंगा फिर बोलूंगा कि ये थोड़ा सा पीला हो जाता तो ये फिल्म वाला ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरे एग्जांपल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हम लोग प्योर कमर्शियल कलर ग्रेडिंग की बात करेंगे, वो भी एडवांस लेवल पे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग अपने पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से चीजों को करना शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग पहले सेटिंग्स वाले एरिया पर आकर कलर मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे चीजों को सेटअप कर लेना है। वैसे देखा जाए तो मैंने कलर मैनेजमेंट की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वहां पर मैंने आपको कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म और कलर मैनेजमेंट के बारे में एकदम डिटेल में आपको बताया कि कैसे क्या आपको चीजों को सेटअप करना है और क्या करने से क्या होगा। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। क्या, चलिए अभी वीडियो पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको कलर साइंस पे डाउन सी वाई कलर मैनेज को सिलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद कलर प्रोसेसिंग मोड पे आकर आपको यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट कर रखना है। तो मैंने इसे पहले से सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर आउटपुट कलर स्पेस में आपको रेक्स M09 गामा 2.4 को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप या फिर कोई मैक वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रेक्स M09A का यूज करना है। ये जो रेक्स M09A है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैं अभी विंडोज में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसलिए रेक्स M09 गामा 2.4 को सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा स्पेशल चेंज लाया ही नहीं, पहले से मेरी यही सेटिंग थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसे कैंसिल करते हैं। और फिर इन सारी चीजों को कर लेने के बाद अब हम लोग नोड लेवल पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि नोड लेवल पे कलर मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये फुटेज जो आप देख पा रहे हैं ये एक एरी कैमरा की फुटेज है।
तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इफेक्ट्स वाले एरिया पे आकर ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर नोड लेवल पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ की आदत है यहाँ पर, तो मुझे यही वर्कफ्लो फॉलो करने की आदत है। यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस पे आकर एरे वाइट गैमेट 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इनपुट गामा में आकर एरे लॉग C3 को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आउटपुट कलर स्पेस में आकर हम लोग यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो डाउन सी वाइट गैमेट आउटपुट गामा में आ जाते हैं, तो यहाँ पर डाउन सी इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद आ जाते हैं टोन मैपिंग पे। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर लुमिनेंस मैपिंग पे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो कुछ रिजल्ट देखने को ही नहीं मिला। सैचुरेशन प्रिजर्विंग कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ पर कुछ खास हमें चीज देखने को नहीं मिला, तो इसे डाउन सी पे ही रहने देते हैं। एक बार नीचे भी चेक कर लेते हैं, तो इधर भी कुछ चेंज नहीं देखने को मिला, तो इसे नन पे ही रहने देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर होता है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का काम खत्म और अब इसे बंद कर देते हैं। और फिलहाल के लिए हमें एक बेस लुक मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर अभी आ चुके हैं। ये देखने में थोड़ा सा वो डे टू नाइट वाली कलर ग्रेडिंग आपको अगर पता होगी, तो ये नाइट वाली कलर ग्रेडिंग लग रही है, रफ एस्टिमेट से बोलूँ तो ऐसा मतलब हमें नहीं कुछ चाहिए। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ जिस भी चीज़ के बारे में, ये चीज़ का यूज़ लगभग आज के समय में हर जगह होता है। चाहे वो कमर्शियल कलर ग्रेडिंग हो या फिर फ़िल्म या फिर सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग हो, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग कोडक 2383 लट का यूज़ लेने वाले हैं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले से 2 नोड्स को ऐड अप कर देता हूँ। बीच वाले नोड पे आकर फिर से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आउटपुट गामा में आकर सिनियॉन फिल्म लॉग को ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं। ये इनपुट कलर स्पेस होता है हमारे कोडक 2383 लट के लिए। और फिर इसके बाद इस वाले नोट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कोडक वाले लट को अप्लाई करेंगे और कोडक वाले लट हमारा यहाँ पे लट्स वाले एरिया पे, फिल्म लुक वाले एरिया पे ऐसा लोकेटेड हो रखा रहता है और कोडक वाले लट्स हमेशा बॉटम वाले एरिया पे ऐसा लोकेटेड रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक 709 कोडक 2383 ऐसा नाम करके। ओके, तो यहाँ पर कोडक के 3 लट्स का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली 3 लट्स का यूज लेते हैं, कोडक 2383 D55। ओके, और फिर यहाँ पर हमें एक वार्म सी लुक देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं कोडक D60 पे। यहाँ पर हमें एक वार्म और कूल के बीच में एक बैलेंस सी लुक देखने को मिलती है यहाँ पर। और फिर आ जाते हैं कोडक D65 पे। यहाँ पर हमें एक कूल ओरिएंटेड लुक देखने को मिलती है। और फिलहाल के हिसाब से तो मैं यहाँ पर D55 और यहाँ पर D60 का यूज ले सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर D55 लट का यूज लेने वाला हूँ, जो कि थोड़ी वार्म लुक हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैसे देखा जाए, मतलब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप D60 का भी यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर D55 का यूज इसलिए लेने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिन का टाइम है, कि यहाँ पर इस इमेज के अंदर जब तक हम लोग येलो कलर या फिर वार्म लुक को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक इसमें मजा नहीं आएगा। ये मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से थिंकिंग करता हूँ कलर ग्रेडिंग करते समय। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर D55 का यूज लेने वाले हैं। तो मैं इसे यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक वार्म लुक देखने को मिल रही है। तो अब हमें यहाँ पर जो लट अप्लाई करने के बाद एक जो बेस लुक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लट को अप्लाई करने के बाद अब जो हमें यहाँ पर बेस लुक देखने को मिल रहा है, इससे हमें ये एक डायरेक्शन मिल चुका है कि हमें एक वार्म लुक यहाँ पे जनरेट करनी है, मतलब बनानी है। और फुटेज को ज्यादा वार्म कर नहीं सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कमर्शियल कलर ग्रेडिंग का पार्ट है। फिल्म या फिर सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग होती तो एक बार सोच भी लेते हैं। तो बस कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम लोग को एक बैलेंस्ड अमाउंट में वार्म लुक को इंट्रोड्यूस करना है। और बाकी चलिए इन दोनों नोट्स को मैं अभी नीचे कर देता हूँ, इसे ऊपर कर देते हैं। अब जो भी मेन काम होगा वो इस एरिया में होने वाला है, इन लट्स के बीच में। तो अब मैं यहाँ पर 3-4 सीरियल नोट्स को अडॉप्ट कर देता हूँ। चलिए इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए और इसे इधर ले आते हैं और इफेक्ट्स वाले एरिया को भी बंद कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने पहले नोट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना एक्सपोजर वाला काम करते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो वही ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली HDR व्हील्स, प्राइमरीज, और अगर आप कर्व्स को यूज करने में कंफर्टेबल हैं तो हम लोग इन टूल्स का यहाँ पे यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं HDR व्हील्स पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं ग्लोबल वाले एरिया पे आकर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सपोजर की वैल्यू को कम कर देता हूँ। ऐसे क्या होता है कि जो ओवर एक्सपोज पार्ट रहते हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं और जो लाइक थोड़े से डार्क पार्ट रहते हैं वो और डार्क हो जाते हैं। मैं ये भी समझ पा रहा हूँ। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं शैडोज वाले एरिया पे आकर चीजों को फिक्स ऐसा कर देता हूँ और एक बार मैं यहाँ पर HDR व्हील्स के टोनल रेंजेस को यहाँ पे खोल लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे चीजें नहीं दिख रही, मैं किसी पे एक बार ऐसा क्लिक मारता हूँ। ओके, चीजें दिख गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब चीजें थोड़ी सी बैलेंस आउट लग रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर डार्क पार्ट्स और डार्क हो गए हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर शैडोज वाले एरिया पे आ जाता हूँ, जो कि इतने एरिया को ऐसे हैंडल करता है। तो मैं शैडोज वाले एरिया पे आ जाता हूँ जो कि यहाँ पे लोकेटेड है और ये जितने भी डार्क पार्ट्स हैं हमारे वीडियो के
वो शेडोज वाले एरिया का यूज होकर ऐसा टारगेट होंगे मोस्टली। तो यहाँ पर मैं एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना। और फिर इसके बाद अब मैं अगले नोट पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं टेम्परेचर पे वर्क करने वाला हूँ। ओवरऑल इमेज की टेम्परेचर पे मैं यहाँ पे वर्क करूंगा। जैसे कि ओवरऑल इमेज की टेम्परेचर अभी यहाँ पर कूल ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर वार्म ओरिएंटेड या फिर न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर HDR व्हील्स पे यहाँ पे टेम्परेचर ट्रेंड का यूज भी कर सकता हूँ। नहीं तो एक और काम मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि कभी कभी कुछ सिनेरियोज में क्या होता है, सैचुरेशन की वैल्यू को जब मैं ऐसा हल्का सा इंक्रीज करता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारी जो फुटेज बहुत कूल बन जाती है, वो चीज थोड़ी सी बैलेंस आउट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं फिर से रीसेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसा इंक्रीज करता हूँ, कुछ इतने पे इसको अभी रहने देते हैं। ओके, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जो ओवरऑल हमारी फुटेज ऐसा अभी कूल ओरिएंटेड ज्यादा हो गई थी, वो थोड़ी सी बैलेंस्ड आउट हो गई है। और अब हमें चीजें थोड़ी सी बैलेंस आउट देखने को मिल रही हैं। और मैं ऐसा ऐसे डिसेबल भी करता हूँ। तो ये चीज पहले कुछ ऐसी दिखती थी और अब सैचुरेशन का यूज करके ये चीज कुछ ऐसी दिखती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप और एडिशनली टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं HDR व्हील्स पे जाके कर देता हूँ इस बार काम। हाँ, तो मैं यहाँ पर येलो कलर को ऐसा रिड्यूस कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे कुछ। ओके, तो अब इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे पुश आउट करने की नीड नहीं लग रही टेम्परेचर को। और फिर इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वाले भी काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट वाला काम मैं हमेशा कस्टम कर्व्स का यूज करके ऐसा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर हमें थोड़े लिमिटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। कस्टम कर्व्स में क्या रहता है कि यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट को और प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। डार्क में कितना ज्यादा डार्क को इंक्रीज करना है, फिर ब्राइट में कितना इंक्रीज करना है, मतलब ऐसी चीजों को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम कर्व्स को भी इंक्रीज करके देखता हूँ। तो इसे थोड़ा सा ब्राइटर पार्ट की तरफ ऐसा पुश करते हैं, कुछ इतना। और डार्क पार्ट्स को थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे घटाते हैं। इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेक्सचरिंग वाला काम करना शुरू कर देते हैं। टेक्सचरिंग से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो महिला है, इनके चेहरे पे आप कोई भी स्किन का टेक्सचर देख ही नहीं पा रहे हैं आप। और ऐसे इनके आप बाल को भी देख सकते हैं, यहाँ पे बाल के थोड़े बहुत टेक्सचर को भी आप नहीं देख पा रहे हैं आप। तो ऐसी चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पर फिक्स करना शुरू करने वाले हैं। मतलब वही टेक्सचर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने फुटेज के अंदर। तो यहाँ पर इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैरेलल नोड को एडअप करने वाला हूँ इसके बाद। तो पहले ऑल्ट एस कर देते हैं। और अब इसकी 3 पैरेलल नोड्स हमें चाहिए, 1 2। ओके, 3 पैरेलल नोड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। और यहाँ पर मैं सीरियल नोड पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सीरियल नोड पे काइंड ऑफ एडिटिव वे में चीजें यहाँ पर एडअप होती हैं। और पैरेलल नोड में क्या फायदा कि ये मतलब लेयर्स की तरह थोड़ा सा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ ब्लेंड वाले वे में चीजें मिक्स होती हैं। मतलब कि लेयर बेस्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है, वहां पर चीजें काइंड ऑफ ब्लेंड वाले वे में मिक्स होती है सीरियल। और जैसे कि नोड बेस्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे सीरियल नोड्स का काम हो रहा है, वहां पर एक के बाद एक चीजें ऐसा ट्रांसफर होते हैं एडिटिव वे में। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ पर पैरेलल नोड्स बना के वही टेक्सचरिंग वाला या फिर डिटेलिंग वाला काम करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इनके स्किन का टेक्सचर हम लोग वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इस नोट पे आता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्यूटी। ये डाउनसी रिजॉल्व के अंदर मिलने वाला एक प्लगइन है वैसे देखा जाए तो। ओके, काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि यहाँ पे ये जो मेट्रो डिटेल्स है ये इसका महंगा वर्जन है। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ। इन तीनों नोट्स में हम लोग क्या करेंगे, एक में मैंने यहाँ पर ग्लो को अडॉप्ट करने का प्लान कर रखा है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पॉप को अडॉप्ट कर देंगे। और फिर इसके नीचे वाले में अगर मुझे यहाँ पर टेक्सचरिंग करने की और जरूरत पड़े तो यहाँ पर ये काम करेंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पर चीजों को प्लान कर रखा है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर ब्यूटी वाले एरिया पे काम कर लेते हैं, मतलब ब्यूटी वाले प्लगइन पे काम कर लेते हैं। तो बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि यहाँ पर किन सेटिंग से क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू को ऐसा कम ज्यादा करूंगा तो देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा स्किन की टेक्सचरिंग यहाँ से अफेक्ट होती है। और स्केल से क्या कि ये मतलब अमाउंट वाली वैल्यू को असिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ऐसा बताया होगा ना कि कॉन्ट्रास्ट वाली वैल्यू को पाइवट ऐसा असिस्ट करता है कि कॉन्ट्रास्ट को ऐसा डार्कर या फिर वाइटर पार्ट्स की तरफ बायस करना है। ये चीज ऐसा पाइवट वाले एरिया से कंट्रोल होती है कॉन्ट्रास्ट में। वैसे ही अमाउंट वाली वैल्यू को स्केल ऐसा असिस्ट करता है। तो यहाँ पर पहले मैं इसे मास्टर रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं करने वाला। तो मैं इसकी वैल्यू को अभी डिक्रीज करूंगा। तो थोड़ा सा कुछ अभी इतना रख देते हैं। ओके, और स्केल की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, इतना कम कर देते हैं। और अगर आपको ये चीज थोड़ी ज्यादा अमाउंट में अप्लाई होते हुए देखने को मिल रही है तो आप यहाँ पर ब्लेंड का यूज करके इस स्पेसिफिक सेटिंग की ओपेसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं
डेफिनेटली मैं यहाँ पे रिड्यूस करने वाला हूँ। ओके, तो इससे ये पहले ये चीज़ ऐसी दिखती थी, अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। ओके, तो और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। और अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखना रहता है कि कोई सेटिंग अप्लाई करने के बाद जो कि टेक्सचर बेस्ड या फिर टेक्सचर को अफ़ेक्ट करने वाली सेटिंग रहती है, कि वो किस तरह से हमारी चीज़ों को अफ़ेक्ट कर रही हैं, उस वैसी सेटिंग को ऐसा स्कोप में देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वेवफ़ॉर्म या फिर वेवफ़ॉर्म नहीं, सॉरी, परेड में आकर ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप देखें कि यहाँ पे टेक्सचर के हिसाब से मैनिपुलेशन होती है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा इंटेंस हो जाता है या फिर पेल हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है। यहाँ पर टेक्सचर बेस्ड हमें यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा पेल हो गया, मतलब हल्का हो गया, और इसको मैं ऐसा डिक्रीज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा इंटेंस हो गया। तो जहाँ पर भी ऐसा मतलब चीज़ें शार्प होती हैं ना, तो परेड वाले स्कोप में चीज़ें ऐसा मतलब इंटेंसिफ़ाई हो जाती हैं, और जहाँ पर चीज़ें ऐसा थोड़ी स्मूथ होती हैं, तो वहाँ पर परेड स्कोप थोड़ा-सा लाइक पेल हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अमाउंट को थोड़ा-सा कम कर दूँगा, कुछ इतना। स्केल को लाइक ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कुछ इतना ही रख लेते हैं। इतना भी ठीक है। ओके, और ब्लेंड का देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड को बहुत ज़्यादा कम नहीं करने वाला। चलिए इतना ठीक है फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी ये बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा, शायद कुछ लोग को, कि यहाँ पर कलर्ड नॉइज़ वाली प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसा दूर से देखता हूँ ना, तो एक बार मुझे यहाँ पे डाउट हो सकता है, यहाँ पे ये ब्लू और डार्क टाइप की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर क्या पता कलर्ड नॉइज़ प्रेज़ेंट हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब-सा ये कलर बन रहा है, देख रहे हैं आप? जैसे कि इस वाले एरिया पे देखिए, ये कलर्ड नॉइज़ की तरह कुछ देखने में लग रही है। तो इस चीज़ को अगर आप फिक्स करना चाहते हो, तो वही नॉइज़ रिडक्शन वाला काम आपको कर लेना है। एकदम स्टार्टिंग वाले नोट के 1 नोट पहले चले जाते हैं, शिफ्ट एस, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं नॉइज़ रिडक्शन वाला काम कर देता हूँ, बस प्लेबैक में आकर आप यहाँ पे रेंडर कैश को ऐसा स्मार्ट पे कर लीजिएगा, ताकि मतलब ऐसा आपका नॉइज़ रिडक्शन वाला जो जो यहाँ पे कैश डेटा है, वो ऐसा सेव होता रहे, और बार-बार मतलब ऐसा चेंज आने पे वो प्रॉब्लम ना करे। पहले इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। अरे! क्वालीफायर कहाँ से आ गया? ठीक है? तो पहले मैं इसको ऐसा ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक? कुछ इधर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? फ्रेम में हम लोग यहाँ पर 2-3 कुछ ऐसा ले लेंगे, 3 पे कर लेते हैं, और अब यहाँ पर मैं लूमा की वैल्यू को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करता हूँ। इतना भी नहीं, इतना ठीक है मेरे हिसाब से, और मोशन एस्टीमेट टाइप में मैं यहाँ पर बेटर कर देता हूँ। मोशन रेंज को हम लोग यहाँ पर मीडियम ही रहने देते हैं, और अब देखते हैं यहाँ पर बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ करके। वैसे देखा जाए तो अभी चीज़ों को लोड होने में टाइम लगेगा, ओके, तो लेकिन तब भी हमें यहाँ पर थोड़ी-सी नॉइज़ रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने टेक्सचरिंग वाला काम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने ब्यूटी वाले काम का यूज़ करके थोड़ा-सा ऐसा टेक्सचर को रिवर्ट कर लिया। हालाँकि मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि मतलब पूरी तरह से टेक्सचर अभी नहीं लौटा है। तो पूरी तरह से टेक्सचर को लौटाने के लिए मैं यहाँ पर एक और काम यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ट्रास्ट। ओके, कॉन्ट्रास्ट पॉप आ चुका है। हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ लेने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट पॉप से देखिए क्या सीन होता है कि मतलब यहाँ पे जो बाल वाले एरिया है ना, बाल, स्किन, मतलब ये सारे एरिया पे अगर आपको टेक्सचर लॉस्ट होते हुए देखने को मिलता है, तो इसका यूज़ करके हम लोग डिटेलिंग को और अच्छे से लाइक वापस ला सकते हैं, या फिर डिटेलिंग नहीं दिख रही तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा और ज़ूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग डिटेल अमाउंट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इससे हमें यहाँ पर एक लाइक थोड़ी-सी कॉन्ट्रास्ट वाली फ़ील भी देखने को मिल ही रही है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इंक्रीज़ कर लेते हैं और थोड़ा-सा कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो हाइलाइट्स क्रिएट हो रही है, मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँगा बाद में। डिटेल साइज़ को थोड़ा-सा कम करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बहुत तगड़ी हाइलाइट्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, ये चीज़ ऐसे यहाँ पे ऐसा गायब हो जाएँगी, और लो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को भी थोड़ा-सा कम कर देते हैं। ओके, कुछ इतना, और इसे थोड़ा-सा कम कर देते हैं। कुछ इतना रहने देते हैं, और देख लेते हैं हाइट थ्रेशोल्ड का कोई यूज़ है तभी यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर एक काम मैं यहाँ पे ये पहले कर लेता हूँ कि मैं लो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा एक मतलब हाइलाइट्स ऐसा जनरेट होने लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। ओके, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं ऐसा यहाँ पे ये कर रहा हूँ। और अगर आपको ये पार्ट थोड़ा-सा बहुत डार्क अजीब-सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर डिटेल साइज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ थोड़ी-सी इवन लगे। और बाकी तो मुझे अभी सब ठीक लग रहा है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर सॉफ्टनेस की वैल्यू को भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर ग्लोबल ब्लेंड की वैल्यू को
डिक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट लुक देखने को मिल रही है जो कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग में मतलब ऐसा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लोबल ब्लेंड पे आकर तो इसे यहाँ पर कम कर देते हैं, तो इसे 0.5 समथिंग के लगभग ही रखेंगे। ओके, तो ओके इतना ठीक है मेरे हिसाब से, इसके बियॉन्ड में अब नहीं जाने वाला है यहाँ पर। और फिर कॉन्ट्रास्ट पॉप पे वर्क कर लेने के बाद हम लोग इस नीचे वाले नोट पे जाते हैं। यहाँ पर मैं ग्लो को एडअप करने वाला हूँ। ग्लो को मैं क्यों एडअप कर रहा हूँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ लगे हाथ। तो पहले से एडअप कर लेते हैं। ग्लो को एडअप करने से क्या होता है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ऐसा प्लीजिंग देखने में लगती हैं, अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ग्लो का यूज लेता हूँ। तो पहले मैं कंपोजिट मोड में आकर ऐसा सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। साइन थ्रेशोल्ड को एकदम कम कर देंगे। साइन थ्रेशोल्ड को हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ इतने पे करके छोड़ देंगे, कुछ इतना। और फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लाइक आपकी इमेज थोड़ी सी वार्म ओरिएंटेड और ज्यादा लगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक मुझे जब वार्म या फिर कूल थोड़ा मतलब इस चीज को ऐसा कंट्रोल करना रहता है, तो मैं यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर वाले एरिया को छोड़ के सैचुरेशन पे ज्यादा रिलाई करता हूँ। तो हाँ, सैचुरेशन का यूज करके आप यहाँ से वार्म या फिर कूल ओरिएंटेड अपनी फुटेज को बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे बहुत हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमें एक और थोड़ी सी वार्म फील यहाँ पर देखने को मिले। और फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर स्प्रेड की वैल्यू को भी इंक्रीज करूंगा। इससे क्या फायदा होता है कि यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट्स वाले रीजन है और यहाँ पर ये मिड टोन्स वाले रीजन और ये बहुत ही लाइक डार्क रीजन ऐसा कुछ बन जा रहा है। तो बहुत ऐसा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट होता है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा ग्लो वाले एरिया पे आकर स्प्रेड की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो चीजें लाइक थोड़ी सी बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो इसे मैं कुछ 1 पॉइंट समथिंग ऐसा रखूंगा। ओके, तो मैं इतना भी इसे रख देता हूँ, तो ठीक लग रहा है इतना भी मुझे। और फिर इसके बाद ग्लो वाला काम यहाँ पे होता है कंप्लीट, और ग्लोबल ब्लेंड पे आकर इसकी ब्लेंड वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा कम करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे बहुत कम करूंगा तो एक कूल फुटेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर कुछ इतने पे ऐसा छोड़ दूंगा, कुछ इतने। और एक बार मैं आपको इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ, तो हमारी फुटेज कुछ अभी ऐसी दिख रही है। और फिर इन सारी चीजों के बाद हम लोग आखिर वाले नोट पे आकर अब यहाँ पर टेक्सचर पॉप को एडअप करने वाले हैं। टेक्सचर पीओपी, तो इसे यहाँ पर एडअप कर देते हैं। तो इससे भी हम लोग अपने लाइक डिटेल्स को ऐसा रिकवर करते हैं, जैसे कि जो स्किन और बाल वाले डिटेल्स होते हैं, मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ की वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज करूंगा, और अब मैं यहाँ पर डिटेल की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। ओके, कुछ इतना। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं ग्लोबल ब्लेंड पे आकर इसको ऐसा कम कर देता हूँ, तो इसे कुछ इतना रख देते हैं, कुछ इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ओके डन, इतना ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा मेन काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो लुक क्रिएशन वाला काम अपना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर कोई और भी चॉइस अगर पॉसिबल है यहाँ पर, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो टील एंड ऑरेंज लुक तो क्रिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस इमेज को लाइक फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको वही वार्म या फिर कूल ओरिएंटेड थोड़ा सा और ज्यादा बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो लाइक मैंने इसको एक ऐसे न्यूट्रल पॉइंट पे छोड़ा है ना, जहाँ पर ये बहुत ऐसा वार्म या फिर कूल नहीं लगेगी। और फिर इसके बाद इन सारी चीजों को करने के बाद मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके स्किन वाले रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किन का कलर सही से अलाइन नहीं हो रखा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लेट एकदम आखिर वाले नोट के बाद एक और नोट को अडॉप्ट करके ऐसा एक पावर विंडो को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं इसकी सॉफ्टनेस को अभी 0 कर देता हूँ। इस वाले एरिया के अंदर बहुत अच्छे खासे स्किन का अमाउंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले हाईलाइट्स को ऑन कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि वेक्टर स्कोप को पहले मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक, एक मिनट, एक सिंगल वेक्टर स्कोप को यहाँ पे खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पतली सी लाइन है, जैसे कि आपको पता है ये स्किन टोन इंडिकेटर है। अगर आपकी स्किन ऐसा कुछ आगे पीछे हो रखी है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चीजों को ऐसा अलाइन करना होता है। तो यहाँ पर मेरी स्किन लाइक इसके अलोंग अलाइन कर रही है, हल्की सी ये इधर भाग रही, तो मैं इसको भी बस फिक्स कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ऑफसेट पे आकर इसको बहुत हल्का सा इंक्रीज करता हूँ। ओके, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। हम्म, ओके, ये बहुत ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, और फिर अभी मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी ऐसा परफेक्टली अलाइन कर रही है। तो मैं इसे अभी यहीं पर ऐसा छोड़ देता हूँ।
और बाकी चीजें तो मुझे यहाँ पर ऐसा ठीक लग रही है देखा। तो अगर आपको ऐसे स्किन वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो आप उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको तो यहाँ पे ऑफसेट वाला तरीका बताया, एक और तरीका यहाँ पे ये होता है, वैसे उसको करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कर्व्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर यू वर्सेस यू वाले एरिया पे आ जाता हूँ। तो आपको स्किन के कलर पे प्रॉब्लम, तो आप मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर आपको लाइक स्किन वाले एरिया पे ऐसा प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रेड वाले कलर को ऐसा पिकअप करके इसकी लेफ्ट साइड वाली रेंज को और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि येलो कलर और थोड़ा अच्छे से इधर आ जाए। ऐसा मतलब इनपुट ह्यू की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करके, और अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा ह्यू रोटेशन का यूज करके चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका भी एक बार आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लाइक अगर आप ऑफसेट वाली सेटिंग का यूज नहीं लेना चाहते तो, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम होती है कि ओवरऑल चीज़ें भी थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती हैं। और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना है तो आप ह्यू वर्सेस ह्यू का यूज ले सकते हैं। और कभी कदार मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कलर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो डिसेचुरेट करने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ह्यू से सैचुरेशन पे आ सकते हैं और यहाँ से आप ऐसा कलर को डिसेचुरेट कर लीजिएगा। और अगर आप मान लेते हैं कि आप सारा काम एक जगह करना चाहते हैं तो आप कलर वॉलपेपर का यूज ले सकते हैं। तो आप इन दोनों टूल्स का यूज करके अपने स्किन पे वर्क कर सकते हैं, स्किन के कलर को ऐसा अलाइन करने के लिए, या फिर कोई कलर कुछ आगे पीछे हो गया तो उसको सेट करने के लिए। और जैसे कि अभी तो मैं लुक वाला यहाँ पे काम कुछ नहीं करने वाला, मतलब वही लुक क्रिएशन वाला। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा टील एंड ऑरेंज वाला काम करना रहता है तो कैसे आप क्या करते हैं, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना रहता है कि लाइक एक बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या प्रोसीजर होता। तो यहाँ पर मैं ऐसा रेड वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, रेड वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता, तो इसको मैं ऊपर नीचे करके ऐसा स्किन के कलर को थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ ऐसा ले जाता। और फिर यहाँ पर ये जो टील कलर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसा इंक्रीज करके बैकग्राउंड में ऐसा टील कलर को इंट्रोड्यूस करता है। तो ऐसे यहाँ पर मेरी एक टील एंड ऑरेंज लुक बन जाती। लाइक मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर लुक क्रिएशन वाला काम करते हैं। और बाकी सारी चीजें तो मुझे यहाँ पर अब ठीक लग रही है। बस अगर आप और थोड़ा सा यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा डेंस चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सेचुरेशन का यूज करके फिलहाल थोड़ा सा कलर्स को और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कुछ इतना। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर ब्राइटर पार्ट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लुमिनेंस और सैचुरेशन वाले एरिया पे आकर ब्राइटर पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेता। और फिर अगर आप यहाँ पे सैचुरेटेड पार्ट्स को थोड़ा सा और सैचुरेटेड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन में आकर आप यहाँ पे थोड़ा कुछ वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं बीच में एक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं डार्क पार्ट्स पे थोड़ा सा वर्क करता हूँ, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा और सैचुरेटेड कर देता हूँ, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा और सैचुरेटेड हो गया, ये बिफोर आफ्टर, ओके। तो ऐसे आप चीज़ों को और सैचुरेट कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। और अगर आप ब्राइटर पार्ट्स पे और कलर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप सैचुरेशन वर्सेस लुमिनेंस पे आकर इसे थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े ब्राइटर पार्ट्स पे थोड़ा सा कलर इंट्रोड्यूस और हो गया है। तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं। और बाकी एक बार ऐसा रफली प्ले करके देखा जाए तो मुझे यहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही हैं। बाकी इसके बियॉन्ड भी हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा पहला एग्जाम्पल है तो हम लोग इसके बियॉन्ड अभी नहीं जाते। लाइक अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि कमर्शियल कलर ग्रेडिंग में हम लोग किस तरह का वर्क फ्लो रखते हैं, कि मेन हमारा सब्जेक्ट है वो बस अच्छे से दिखना चाहिए। और बाकी इसके बाद आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा, जैसे कि इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा के फोकस को बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कम ज्यादा बार बार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देख सकते हैं कि चीज आपको यहाँ पे ब्लरी लग सकती है। वही मतलब वही फोकस कम ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी और तो मुझे यहाँ पर कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। बस इस फुटेज के अंदर वही मतलब थोड़ी सी मुझे कमी यही देखने को मिली कि बस कि फोकस यहाँ पे इतना ज्यादा डेविएट हो रहा है। और बाकी आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप इस फुटेज के अंदर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा के फोकस को बहुत ज्यादा ऐसा कम ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बार चीजें ब्लर हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारे एंड से तो कोई गलती देखने को नहीं मिल रही। अब लाइक फुटेज ही ऐसी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। बाय द वे कमर्शियल में जब भी लोग फुटेज को ऐसा शूट करते हैं तो वहां पर हमें एक मस्त अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन देखने को मिलती है। जनरल केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा कैमरा फोकस को कम ज्यादा नहीं किया जाता जो मैंने देखा है, तो उतनी वहां पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। लाइक ये थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट केस भी था, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं जब एडिट कर रहा हूँ तो मैं इस क्लिप को यहाँ पर अभी ऐसा प्ले करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऐसा फोकस कम ज्यादा किया जा रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर ओवरऑल फुटेज मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। एक्चुअली इसी बहाने हम लोग ने सीख लिया एक एक्सट्रीम केस का एग्जांपल। ये मतलब फोकस वाली प्रॉब्लम जो भी हो रही है इसी को मैं एक्सट्रीम केस ऐसा कह रहा हूँ। नहीं तो जनरली जो मैंने आपको बताया कि एक ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशंस और
वहाँ पे एक स्टेबल कैमरा फोकस रहता है, मतलब ऐसी फुटेज हमें मोस्टली ऐसा मिलती है जब भी हम लोग ऐसा कमर्शियल वाला काम करते हैं तो। और बाकी चलिए इस वाले एग्जांपल के अंदर इतना ही, और रिजल्ट को मैं यहाँ पर एक बार फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर लग गया था इस चीज़ को ऐसा एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पर डिलीवरी पेज पे आकर। तो यहाँ पर मैं अपनी कस्टम सेटिंग को ऐसा ओपन अप कर लेता हूँ। फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर अभी क्विक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोडेक यहाँ पर हम लोग H.265 कर लेते हैं, बस इससे ऐसी थोड़ी सी कम स्टोरेज ऐसा मतलब ये लेता है चीज़ों को सेव करने में इन कंपैरिजन टू H.264। तो ये होता है H.265 यूज़ करने का फ़ायदा। इनकोडर में हम लोग एनवीडिया कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन तो मैं यहाँ पे 4K रखने वाला हूँ, फ्रेम रेट 60 रखते हैं, क्वालिटी बेस्ट। और बस इसके बाद एडवांस सेटिंग में आकर आप एक और काम ये कर लीजिए कि यहाँ पर आप कलर स्पेस टैग पे आकर रेक्सन 09 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर रेक्सन 09 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गामा टैग पे मैं आकर यहाँ पे 2.4 को सिलेक्ट करूंगा, गामा 2.4। और अब फाइनली अब मैं इन सेटिंग्स के ऊपर इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एड टू रेंडर। और फिर चलिए यहाँ पर होता है हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। और जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब मैं इसको यहाँ पे रेंडर करने जा रहा था तो मैं आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं बता रहा था कि टील एंड ऑरेंज में कुछ ऐसा कर लेंगे, स्किन को करेक्ट करना है तो कुछ ऐसा कर लेंगे। वो बस मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा था। हाँ, तो उस चीज़ को तो मैंने बाद में ऐसा डिलीट कर ही दिया था, उसके बाद मैंने ये रिजल्ट या फिर आउटपुट निकाला था। ओके, तो फाइनली चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिखती हैं। और यहाँ पर होता है हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। और फिर इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के तीसरे एग्जाम्पल पे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खाली कमर्शियल कलर ग्रेडिंग वाला वर्क फ्लो बताऊंगा। मैंने अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं आपको यहाँ पे कमर्शियल और सिनेमैटिक दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग इस क्लिप पे कमर्शियल और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग दोनों को यहीं पे परफॉर्म करने वाले हैं। और सबसे पहले इस बार मैं आपको सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और इस बार जो मेरा वर्क फ्लो रहेगा वो मैं आपको एकदम ढंग से कैसे क्या चीज़ों को करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसा करना है वैसा करना है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। मैं इस माइंडसेट से अब यहाँ पर कवर अप नहीं करने वाला चीज़ों को। और इस क्लिप में मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली पूरा ए टू जेड कैसे कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करनी है, मतलब एकदम अच्छे से, जैसे कि हम लोग इस बार डिटेलिंग पे भी वर्क करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक जनरल लुक बना के दे दूंगा फिर उसके आगे आप इस पे और डिटेलिंग कर सकते हैं और फिर आप आगे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं ऐसा बोल के नहीं खत्म करने वाला। पूरा अच्छे से हम लोग यहाँ पर सिनेमैटिक और कमर्शियल कलर ग्रेडिंग को कंप्लीट करने वाले हैं इस फुटेज के ऊपर। और देखा जाए तो मैं अगर अपने एंड से बताऊं तो इस वीडियो का ये बेस्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं एकदम अच्छे से आपको चीजों को करके दिखाने वाला हूँ। अभी तक जो भी मैं आपको पहले बता रहा था वहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पहले मैं तो बताया कि कैसे आपको काम करना चाहिए कमर्शियल कलर ग्रेडिंग के अंदर। दूसरे के अंदर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ इन दोनों के बीच में। और अब तीसरे के अंदर हम लोग प्रॉपर एकदम अच्छे से यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ नया भी बताने वाला हूँ। नया मैं क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिहेंसर का यूज लेने वाला हूँ। इसका यूज हम लोग अभी आखिर में लेंगे। जैसे कि जो मैं लट कन्वर्जन वाला काम कर रहा था मैं उसको वहीं पे ही करके दिखा दूंगा, और भी कुछ चीजों को मैं वहां पे आपको करके दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल होने वाला है। ओके, तो चलिए इतनी बातचीत अभी के लिए काफी है। और इस बार मैं आपको क्या करता हूँ कि इस बार मैं आपको नोड लेवल पे कैसे कैसे चीजों को अप्लाई करना है उसके पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पे ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे, एक बार मैं करके ही आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे रेड लॉग, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे रेड वर्ड गैमेट, और इधर रेड लॉग 3G10 थोड़ा सा नीचे, तो रेड लॉग 3G10। और आउटपुट का स्पेस में हम लोग यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट, डाउन सी इंटरमीडिएट। ओके, इतना काम हो गया। और ऐसा ही आउटपुट का स्पेस ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं इधर। तो यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट, डाउन सी इंटरमीडिएट यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे रेड 709 तो वो यहाँ पे लोकेटेड है। और गामा 2.4 तो थोड़ा सा नीचे, तो वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने यहाँ पर क्लच स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुटेज का कबाड़ा हो चुका है, ठीक। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कलर मैनेजमेंट पे आकर इन सेटिंग्स का यूज ना करते हुए
मैं यहाँ पर डाउन सी वायर्ड जीबी में आकर टाइमलाइन कलर स्पेस में मैं यहाँ पर डाउन सी वायर्ड गैमेट इंटरमीडिएट और आउटपुट कलर स्पेस में आकर मैं रेक्स 609 गामा 2.4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इन सेटिंग पे वर्क करने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कैमरा रॉ की भी सेटिंग्स दिखा देता हूँ अभी के लिए, जो मैं क्या किस पे वर्क कर रहा हूँ। तो किधर क्या, तो मैं रेड को ऐसा ओपन कर लेता हूँ, तो मैं इन सेटिंग्स पे ऐसा वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको भी ऐसा अप्लाई कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर डिहेंसर वाला काम अभी कर लेता हूँ जो मुझे करना है। एक्चुअली पहले मैं इस नोट को इधर की तरफ में लिया और यहाँ पर इसके पहले मैं यहाँ पर डिहेंसर को एडअप करने वाला हूँ। तो शिफ्ट एस और इसे यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर इफेक्ट्स में आकर मैं लिख देता हूँ डिहेंसर। डिहेंसर, ओके, डिहेंसर यहाँ पे आ चुका है। इसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीपल टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग को इन सारे टूल्स का भी यूज़ नहीं लेना, मैं एक-एक करके आपको बता दूँगा कि फिलहाल के प्रोजेक्ट के लिए और अभी फिलहाल के लिए हम लोग इन सारे टूल्स को पहले डिसेबल ऑल टूल्स कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं लेना, मैंने बताया आपको। अभी के लिए हम लोग को पहले क्या करना है कि हम लोग पहले सोर्स पे आ जाते हैं, जो हम लोग की टाइमलाइन कलर स्पेस है, डाउन सी वाइड गैमेट इंटरमीडिएट, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने लट को सेलेक्ट कर लेते हैं, वही कोडेक 2383 लट। तो वो प्रिंट वाले ऑप्शन में दिखता है। 1 मिनट, प्रिंट वाला ऑप्शन कहाँ गया? मैं खुद भी थोड़ा-सा भूल गया। 1 मिनट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। ओके, यहाँ पर तो प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पर कोडेक 2383 प्रिंट फ़िल्म पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिला होगा और फिर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोडेक 2383 लट को यहाँ से सेलेक्ट क्यों किया है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे डिहेंसर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम लोग को अपने लट को अप्लाई करने से पहले सिनेनॉन वाला कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। दूसरा ये कि यहाँ पे जो हम लोग कोडेक 2383 अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमें थोड़े से एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं इस लट को कंट्रोल करने के। और फिर बाकी फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया। हाँ, यहाँ पर क्वालिटी पे हम लोग यहाँ पर हाई और स्लो को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। बस अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना इस पे काम करेंगे और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले मैं इसे साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और नोट को एडअप कर देता हूँ और फिर इसके बाद अब वही अपना एक्सपोज़र वाला काम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एचडीआर व्हील्स में ही जाता हूँ और फिर इसके बाद इसे थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ ये बताना चाह रहा था। हाँ, मैंने आपको एचडीआर व्हील्स वाली वीडियो में एक स्पेशल पार्ट नहीं बताया था जो मुझे बता देना चाहिए था। वो क्या है कि आप यहाँ पर कलर स्पेस के अकॉर्डिंग मतलब इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फीचर मैंने उस समय नहीं बताया था। जैसे ही अभी हमारे टाइमलाइन का कलर स्पेस क्या है, डाउन सी वाइड गैमेट, ओके, तो मैं उसे यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और गामा में आ जाते हैं, तो यहाँ पे डाउन सी इंटरमीडिएट, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें एचडीआर व्हील्स में ये फायदा मिल रहा है कि हम लोग अपने स्पेसिफिक टाइमलाइन के कलर स्पेस या फिर जो भी कलर स्पेस है उसके ऊपर और डेडिकेटेडली या फिर प्रिसाइजली वर्क कर सकते हैं। हमें ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैंने एचडीआर व्हील्स वाली वीडियो में नहीं बताई थी, तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ ले सकते हैं। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर ग्लोबल पे आकर ओवरऑल ब्राइटनेस को ऐसा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो मैं ऐसे इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा-सा लाइक स्लो परफ़ॉर्म कर रहा है, ये एक्चुअली वही हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल पे आकर ऐसा ओवरऑल एक्सपोज़र को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो इसे कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं। 0.50 रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्सपोज़र को इंक्रीज़ करने के बाद अभी भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे मतलब डार्क पार्ट्स हैं हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर डार्क पार्ट्स को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पर डार्क वाले एरिया पे आकर एक्सपोज़र को कुछ अच्छे खासे अमाउंट पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो चलिए इसे 0.75 कर देते हैं। लगता है इतने से बात नहीं बनेगी। ओके, थोड़ा-सा मैं इसे और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसे मैं 1 ही रख लेता हूँ, ठीक। एक एब्सोल्यूट वैल्यू रखना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो चलिए अब हमारी इमेज कुछ ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है। तो देख रहे हैं एचडीआर व्हील्स का यूज़ करके मैंने कितने अच्छे खासे अमाउंट में एक चेंज को यहाँ पे लाया है। तो आप देख ही सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक और नोट को एड अप कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कंट्रास्ट को एडॉप्ट कर सकता हूँ डेफ़िनिटली। तो यहाँ पर मैं वही अपने कर्व्स वाले पार्ट से भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं प्राइमरीज़ पे भी आके कर सकता हूँ। मैं इस बार प्राइमरीज़ पे ही कर देता हूँ क्योंकि हर समय मैं अपने काम को कर्व्स में करता हूँ, तो थोड़ा बस चेंज लाने के लिए यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। 1 मिनट। ये एक्चुअली बहुत ऐसा पीसी पे मेरे लोड पड़ रहा है, इसलिए ना आपको बहुत धीरे-धीरे चेंज देखने को मिल पा रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं इसे 1.10 समथिंग कुछ, 1 मिनट। तो मैं इसे यहाँ पर 1.10 समथिंग कुछ ऐसा कर देता हूँ। चलिए इतना ठीक है मेरे हिसाब से।
1.04 ही रहने देते हैं। और फिर अब मैं यहाँ पर आगे क्या करने वाला हूँ, और फिर चलिए एक बार रफली वीडियो को हल्का फुल्का आगे प्ले करके भी देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक और नोट को एडअप कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी के लिए मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर अब हम लोग अपना लुक क्रिएशन वाला काम करेंगे। लुक मतलब कि थोड़ा सा एक कलर को हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पर गेन वाले एरिया पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़े से वार्म कलर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर येलो कलर को इंट्रोड्यूस करके उसे और वार्म बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेड को ऐसा एडअप कर दूंगा। और ऐसा भी पहले करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा रेड को पहले इंक्रीज करता हूँ, कुछ इतना। और हल्का सा हम लोग यहाँ पर येलो को अडॉप्ट करेंगे, वही मतलब ब्लू को ऐसा नेगेटिव में ले जाएंगे तो येलो अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे थोड़ा कुछ इतना कर देता हूँ। ऐसा भी इतना फिलहाल के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने डार्कर पार्ट्स में से ग्रीन कलर को अडॉप्ट करता हूँ थोड़ा सा, इतना भी नहीं। इसे 0.01 करते हैं पहले, 0.01। एक मिनट, एंटर। जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ क्रिएट हो रही धीरे धीरे। अभी मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने गेन पे जितनी भी वैल्यूज को अडॉप्ट किया, तो यहाँ पर ऐसा एक ऑरेंज कलर अडॉप्ट हो गया पूरे सीन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ अच्छे से। मैं मतलब अब अच्छे से बताता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर गेन वाले एरिया पे ऑरेंज कलर को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि हमें अपने ब्राइटर पार्ट्स में ऑरेंज कलर देखने को मिल जाए। हाँ मतलब सभी ये बात तो सब लोग ही समझ रहे होंगे। अब मैं इसके बाद यहाँ पे टील कलर को अडॉप्ट करने वाला हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक थोड़ी सी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन और ब्लू की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, तो इससे मैं 0.02 ले लेता हूँ, एंटर। ओके, और ब्लू को भी 0.02 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी तो अभी यहाँ पर हमें टिपिकल टील एंड ऑरेंज लुक को, तो यहाँ पर हम लोग एक टिपिकल टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेक्टर स्कोप को भी एक बार खोल लेते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट, 0.02, एंटर। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर अपने वेक्टर स्कोप में भी चीज़ों को होते हुए देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट हो रही है, और आगे भी हम लोग इसे अच्छे से रिफाइन करने वाले हैं। एक बेसिक लुक यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो चुकी है। और अभी के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर रेड कलर को थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ब्लू कलर एडअप हो गया। तो मैं इसे 1.04 था, तो मैं इसे 0.8 कर देता हूँ, एंटर। ओके, तो अब ये चीज़ थोड़ी सी बैलेंस आउट लग रही है। और फिर इसके बाद एक और नोट को यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि तो यहाँ पर मैं मैजिक मास्क में चला जाता हूँ। एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ पाई है इधर। ओके, तो ये ऐसे से यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, ओके। यहाँ पर मैं रेड कलर से ऐसा ऐसे देख लूँगा। हम्म, थोड़ा सा ये भी। और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर मैं इतने से थोड़े से भी पार्ट को भी ऐसा अडॉप्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और नोड को अडॉप्ट करता हूँ। मैं आउटसाइड नोड वाला एक्चुअली काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले चीज़ को ट्रैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता था। पहले मैं अपने आउटसाइड नोड पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क बना लेता हूँ। तो इसे थोड़ा सा ऐसा डार्क बना देंगे। इतना ठीक है अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने बैकग्राउंड को ऐसा सिलेक्ट करके उसे थोड़ा सा डार्क बना दिया। तो इसका यूज करके मैंने यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट कर लिया है। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर क्वालिफायर का भी यूज ले सकता था, और डेप्थ मैप का भी यूज ले सकता था। डेप्थ मैप में यहाँ पे जानबूझ के यूज नहीं कर रहा, नहीं तो मेरा पीसी फट जाएगा। एक्चुअली पहले से ही मतलब डी आंसर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो लोड पड़ ही रहा है मेरे पीसी पे। तो यहाँ पर मुझे डेप्थ मैप का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे मैजिक मास्क एक ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन लगा, तो मैंने इसका यूज़ ले लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक और नोट को अडॉप्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को और इंक्रीज कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर इससे कुछ 0.25 ले लेता हूँ, ऐसा 0.25, एंटर। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग 3 पैरेलल नोड्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पैरेलल नोड्स इसलिए क्रिएट किए क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक कोई विंडो या फिर लाइट का सोर्स है, मुझे जैसा जो देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर एक लाइट का सोर्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं पावर विंडो का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ ले लेता हूँ। तो पहले इसे हम लोग यहाँ पर ऐसा प्लेस अप कर देते हैं। इसको कुछ इधर की तरफ ऐसा
प्लेस कर देते हैं। और जैसे कि आप जब देख रहे हैं कि इधर की तरफ ये जो अंकल ऐसा देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइट का सोर्स आ रहा है, तो मैं इस हिसाब से इसे ऐसा प्लेस कर देता हूँ। कुछ ऐसे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा। और मैं तो क्लिप पे पहले भी वर्क कर पा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जो लाइट आ रही थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ऐसा मतलब मैं डिकोड कर पाया कि यहाँ पर एक विंडो लगी हुई थी। तो अब यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया। और यहाँ पर अब मैं ऐसा लाइट रेस को आते हुए दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं रीलाइट का भी यूज ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार ये ट्राई कर लेता हूँ कि यहाँ पर लिफ्ट गामा गेन का यूज करके कुछ काम बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसका यूज करने से पीसी पे बहुत लोड पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर गेन को इंक्रीज कर देता हूँ। तो इससे थोड़ा सा इतना इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर बस ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर हमें ऐसा बॉर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देता हूँ बस। ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं पावर विंडो पे आकर इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देता हूँ। अभी पावर विंडो को ऑफ करते हैं, ऑफसेट को भी इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अब वो चीज़ फिक्स हो चुकी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं प्ले करके भी देख लेता हूँ। हाँ, फिक्स हो गई है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर सेट प्रेस करता हूँ। एक बार बिफोर आफ्टर वाली चीज़ करके देख लेते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर विंडो को ऑफ कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये था बिफोर, ये था आफ्टर। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर इंक्रीज इसे कर सकता हूँ, तो मैं इसे 1.11 कर देता हूँ ऐसा। एक बार अब देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा इसे 1.11 समथिंग के अराउंड ले जाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ओके, तो ये भी ठीक लग रहा है अभी। तो यहाँ पर मैंने ऐसा लाइट सोर्स का मतलब इनपुट यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ। अब मैं इसके बाद यहाँ पे टेबल को हाईलाइट करने वाला हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और ब्राइट हो जाए थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ का यूज़ लेने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं बाद में ऐसा ट्रैकिंग वाला काम भी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा एक मास्क क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर इसे कुछ इधर की तरफ ऐसा प्लेस कर देते हैं, कुछ ऐसे। और इधर इसको ऐसे, इधर इसको ऐसे। ठीक है, तो एक ऐसे यहाँ पे मास्क क्रिएट हो गया। और मैं यहाँ पर नीचे की चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि वो नीचे और वो डार्क एरिया के तरफ वाला पार्ट है, तो वो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डार्क रहेगा। वहां पे जब लाइट आएगी तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए इसे हम लोग यहाँ पर पहले ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पे ऐसा क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रैकिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे गामा की वैल्यू को 0.2 समथिंग ऐसा कुछ ले लेता हूँ, 2 या फिर 3। चलिए इतना इसे अभी रखते हैं। और बिफोर आफ्टर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने इस लैम्प को हाईलाइट कर देते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने विंडो पे आ जाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर एक सर्कुलर विंडो को एडअप करेंगे। तो यहाँ पर एक सर्कुलर विंडो को एडअप करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे लोकेटेड है। एक मिनट, इसके साइज को एकदम छोटा कर लेते हैं पहले, और इसे उठा के इधर ले जाएंगे, और थोड़ा सा इधर, और इधर। यहाँ पर मैं पहले गेन की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। इससे यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छे खासे अमाउंट पर इंक्रीज करते हैं। तो 1.14 हो गया ये जैसे। ओके, तो इतना इसे भी रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रास्ट को अडॉप्ट करता हूँ। इससे कॉन्ट्रास्ट को अडॉप्ट करने से क्या होगा, देखिए ब्राइटर पार्ट्स और ब्राइट हो जाएंगे, डार्कर पार्ट्स और डार्क। तो कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करने से ये ऐसा कुछ होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ब्राइटर पार्ट्स और ब्राइट हो जाएंगे, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे लैम्प जल रही है। और डार्कर पार्ट से पता चलेगा कि सराउंडिंग्स और डार्क थी। तो मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा अडॉप्ट कर देता हूँ। तो इससे कुछ इतना रख देते हैं। ओके, इतना इसे अभी रहने देते हैं। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने अपने डिटेलिंग वाला काम कर लिया भाई, मतलब हम लोग ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐसा हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए एक बार मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ। तो ये रहा बिफोर। तो ये चीज़ पहले कुछ ऐसी दिखती थी, फिर उसके बाद हम लोग ने ये वाले ऐसा लाइट रेस को ऐसा हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इस टेबल को हाईलाइट किया। फिर उसके बाद हम लोग ने इस लैम्प को ऐसा हाईलाइट किया। ओके, और फिर इसके बाद अब मैं अपना आगे का काम आपको डिहेंसर में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से डिहेंसर को अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे जानबूझ के मैं यहाँ पर ऐसा डिहेंसर को अडॉप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको डिहेंसर वाला भी ऐसे वर्क फ्लो पता चलता रहे। तो सोर्स में पहले हम लोग यहाँ पर डाउन सी वाइट गैमेट को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद पहले मैं यहाँ पर डिसेबल ऑल टूल्स कर लेता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे ऐसा ग्रेन वगैरह क्या क्या चीज़ आ गई थी। और ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ पे एक और चीज़ ये देख सकते हैं ना, कि यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स को आप देख रहे हैं ये ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं। वैसे जैसे कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर कॉम्पोजिशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करता हूँ, तो अगर मैं इसे ऐसा कम करता हूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर इंट्रोड्यूस होने लगता है। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर येलो कलर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अभी इसे कुछ ब्लू कलर बैच भी कर देते हैं, तो मैं कंट्रोल पर सेट कर देता हूँ। तो अभी से हम लोग यहाँ पर ब्लू कलर बैच भी कर देते हैं थोड़ा सा, तो इससे कुछ 3 समथिंग ऐसा कर लेते हैं फिलहाल के लिए। चलिए इतना भी काफ़ी है, चलिए इतना भी ठीक है। तो चलिए मैं इसे लाइक थोड़ा सा ब्लू बैच ऐसा कुछ कर देता हूँ। और फिर इसके बाद ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ ज्ञान ऐसा दिया होगा ना कि कलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, वो वाला काम भी इधर से ऐसा हो जाता है। जैसे कि येलो के अपोजिट में ब्लू है, ऐसे ही यहाँ पे कलर हेड नाम की सेटिंग रहती है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हाँ इधर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा अपोजिट कलर्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक मिनट में पहले इसको ऐसा इनेबल कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग कलर हेड पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कुछ आया हूँ तो मैं कुछ करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैजेंटा कलर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कुछ इतना कर देते हैं अभी इसको। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर येलो ब्लू पे आकर इससे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना। एक मिनट, थोड़ा ये ज़्यादा हो चुका है। इतना ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग शैडोज मिड टोन्स इन एरिया पे भी कुछ वर्क कर लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट लग रही है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं मिड टोन्स की वैल्यू को ऐसा थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो मिड टोन्स वाले पार्ट में यहाँ पर हम लोगों ने जो भी कलर्स पे ऐसा वर्क किया था वो चीज़ वहाँ पे ऐसा इंट्रोड्यूस हल्की सी हो गई है। खैर, इसके बाद यहाँ पर बस अब मैं यहाँ पर ऐसा स्टॉप हो जाऊंगा। और यहाँ पर मैं अब सेचुरेशन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो मैं एक और नोट को अडॉप्ट यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक मैं सेचुरेशन को अगर टारगेट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर HSL को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं चैनल पे आके चैनल 1 को बंद कर देता हूँ, यानी कि यू। और फिर ऐसे ही चैनल 3 को भी बंद कर देते हैं, जो कि है लुमिनेंस। और यहाँ पर मैं गेन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 1.18 समथिंग। और अगर अब मैं यहाँ पर गेन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर सेचुरेशन अडॉप्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। ओके, तो मैं इसे 1.54 कुछ ऐसा रख देता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है अभी फिलहाल के लिए। और चलिए बाकी ओवरऑल चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है। और यहाँ पर थोड़े से जो डार्क पार्ट्स हैं उसको लाइक और एलिवेट करने के लिए मैं बस यहाँ पर एक आखिर में एक नोट को इसके बाद में यहाँ पे ऐड अप करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं HDR व्हील्स पे आकर ऐसा ओवरऑल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ों को लोड होने में ऐसा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने वही पहले बताया था कि ये मतलब थोड़ा हैवी प्लगइन है। तो चलिए काम करता हूँ कि मैं एक बार अपने पीसी को रीस्टार्ट मार के आता हूँ, फिर मैं एक बार इसे ऐसा फाइनली देख लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपने पीसी को फिर से रीस्टार्ट कर लिया है। और जब मैंने इसको रीस्टार्ट किया तो मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा। वो जो बीच बीच में ऐसा वो जो ऐसा ब्रेकिंग स्पॉट आ रहे थे, वो गलती से यहाँ पर ऐसा फिल्म डैमेज इनेबल हो गई थी डिएंसर में। और यहाँ पर मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैंने जो यहाँ से ऐसे सैचुरेशन को कंट्रोल किया था गामा का यूज करके, HSL वाली चीज का यूज करते हुए, इसको मैं डिलीट करके यहाँ से ऐसे सैचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं इसे 55 कर देता हूँ, एंटर। ओके, तो पहले ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। ओके, ठीक लग रहा है। और फिर इसके बाद मैं एकदम आखिर में एक नोट बनाऊंगा। यहाँ पर मैं HDR के ग्लोबल व्हील पे आकर एक्सपोजर को बस थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। इसको सेट पे प्रेस करते हैं। और अब चलिए फाइनली यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिसाब से अपने एंड से कलर ग्रेडिंग कंप्लीट कर दी है। और पहले ये फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओके, तो पहले फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। और यहाँ पर मैं इसको अगर प्ले करके दिखाऊंगा तो ये चीज़, तो इस वजह से जब मैं इस वीडियो को एडिटिंग करूंगा तब मैं आपको ऐसा बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज़ दिखा दूंगा, और वो चीज़ आपको अभी दिख पा रही होगी। तो हम लोग ने यहाँ पर कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग कंप्लीट की है। तो ये था एग्जांपल 3 में इस वाली फुटेज का एक सिनेमैटिक लुक का एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया इस फुटेज का सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट। इसके बाद अब हम लोग इस फुटेज के लिए कमर्शियल कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली मतलब चीजों को करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि मतलब ये मैंने इतना सा कर लिया बाकी आप अपना देख लेना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कलर ग्रेडिंग आपको मेरी कैसी लगी। और इसके बाद अब हम लोग अपने कमर्शियल कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर चलिए सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसी सेम एग्जांपल का कमर्शियल कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और वैसे देखा जाए तो हम लोग अपने काम को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर आकर कलर स्पेस वाली चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट, इधर आ जाते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट इधर ऐसा कर देते हैं। वही कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ है। इसके बाद एक और नोट को बना के यहाँ पर भी आउटपुट कलर स्पेस वाली चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर थी। ओके, कंट्रोल प्लस सी, इधर आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस वी, और बाकी इसके आगे हम लोग अपना काम वही जारी रखेंगे। तो मैं इसे इधर कर लेता हूँ और क्लिप्स वाले एरिया को बंद कर देते हैं और इसे और नीचे कर देते हैं फिलहाल। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कभी-कभार आपने देखा होगा कि मैं टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग का यूज़ एकदम नहीं लेता। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी-कभार ये डार्क फुटेज जब भी आती है ना, लाइक मतलब कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी जब फुटेज डार्क सी रह जाती है, हाँ, तो वहाँ पर जो मैंने अभी तक ऐसा एनालाइज़ किया है और मतलब वो मेरी प्रेफ़रेंस भी बन गई है कि मैं यहाँ पर टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग को नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे इनिशियली क्या हो जाता है कि हमारे शैडोज़ और हाइलाइट्स यहाँ से कंप्रेस हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस का अगर यूज़ लेते हैं तो कभी-कभार ऐसा हो जाता है। तो जैसे कि ये डार्क फुटेज थी तो मैंने तब इसलिए इसका यूज़ नहीं किया था। ओके, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक और नोट को अडॉप्ट कर लेता हूँ और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे चाहूँ और इसके बाद मैं अपने आउटपुट कलर स्पेस वाले एरिया पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर टोन मैपिंग का यूज़ ले सकता हूँ। जैसे कि मैं इसे पहले डाउन सी पे ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कस्टम मैक्स इनपुट वाले ऑप्शन को ऐसा इसे मैं ऐसा पूरा मैक्स पे ले जाता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे ही मैंने को बताया कि स्टार्टिंग में ये थोड़ी हमें ऐसा डार्क ओरिएंटेड ज़्यादा लग रही है, तो कभी-कभार इस चीज़ को ऐसा मतलब मैक्स पे ले जाने से क्या होता है, आउटपुट के समय में प्रॉब्लम नहीं आती। ये अगेन एक्सपीरियंस वाला थोड़ा-सा पार्ट है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसे ऐसा कर दिया और फिर चलिए इसके बाद अब हम लोग अपना नॉर्मल काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और नोट को ले आता हूँ, ठीक है? वही स्टार्टिंग का काम तो सेम ही रहेगा कि वो एक्सपोज़र वाला काम। तो पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल पे आके इसकी वैल्यू को एकदम इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर हमें अच्छे खासे अमाउंट में चीज़ें एक्सपोज़ होके दिखें। ओके, तो मैं यहाँ पर इस बार अच्छे खासे अमाउंट में चीज़ों को ऐसा एक्सपोज़ करने वाला हूँ। कुछ इतने पे आकर हम लोग अपना काम करना अभी शुरू करेंगे पहले। एक बार मैं परेड को ऐसा खोल लेता हूँ ताकि मुझे ऐसा पता चल पाए कि चीज़ें बहुत ऐसा ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई ना हो रखी, और अभी के लिए मैं यहाँ पर परेड स्कोप पे आ जाता हूँ ताकि क्योंकि मैं अभी एक्सपोज़र वाला काम कर रहा हूँ तो वेक्टर स्कोप का कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। अभी इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं लग रही मुझे क्योंकि यहाँ पर हाइलाइट्स और शैडोज़ लाइक ऊपर टच नहीं हो रखे हैं और ये देखा जाए तो अभी मिड टोन वाले एरिया में भी ये चीज़ अभी लोकेटेड नहीं हो रखी है अच्छे से। तो हाँ, इतने पे हम लोग अपनी शुरुआत कर सकते हैं और चाहूँ तो मैं इसे और पुश आउट भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक्सपोज़र को चलिए अभी के लिए 2 रख देता हूँ, 2। ओके, इतना सही है मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अब डिहांसर का यूज़ ले लेता हूँ। वही लुक क्रिएशन वाला थोड़ा-सा यहाँ पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने आखिरी वाले नोट के 1 नोट पहले यहाँ पर डिहांसर को ऐसा अडॉप्ट कर लेता हूँ। इधर डिहांसर को अडॉप्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, डिहांसर, तो थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं। इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, इफेक्ट्स वाले एरिया को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, पहले मैं डिसेबल ऑल कर देता हूँ। डिसेबल ऑल टूल्स, क्वालिटी को हम लोग यहाँ पे हाई स्लो पे ऐसा कर देंगे और एकदम ऊपर आकर हम लोग पहले अपने कलर स्पेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाउन सी व्हाइट गैमेट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद कोडेक 2383 को लगा देते हैं। तो प्रिंट वाले एरिया कहाँ है? ओके, यहाँ पर। तो यहाँ पे कोडेक 2383 प्रिंट फिल्म अलर्ट और यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एनालॉग रेंज लिमिटर को भी इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि कभी-कभार ऐसे लुमिनेंस जो डार्क पार्ट्स में ऐसे अंडर एक्सपोज़ रह जाती है, वो थोड़ी-सी एक्सपोज़ हो जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा। जनरली मैंने तो ऐसा ही देखा है। ओके, तो इसका हम लोग यूज़ अभी ले ही लेते हैं और फिलहाल के लिए इसका यूज़ हम लोग अभी ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत डार्क करेंगे तो एक कॉन्ट्रास्ट और वो सिनेमैटिक वाले जॉनर में चला जाएगा, तो ऐसा हमें यहाँ पे नहीं करना। तो चलिए इसे इनेबल ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने चीज़ों को अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी सिनेमैटिक मोड थोड़ी-सी जनरेट हो जा रही है ना चाहते हुए, लाइक मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो मैंने एग्ज़ाम्पल कवर अप किया था, उसमें मेरा पूरा सिनेमैटिक लुक जनरेट करने का एक माइंडसेट था। और फिर इसके बाद मैं आपको ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को ऐसा लाइक कुछ भी फ़ील आ रही है कि अभी भी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक वाली फ़ील आ जा रही है अपने आप, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे जब मैंने कोडेक 2383 को अप्लाई किया, कुछ-कुछ जगह पे हमें कंट्रास्ट एक अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं और डार्क पार्ट्स में इन इन एरिया पे तो आप देख ही सकते हैं। तो इसके लिए बस आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो भी आपने डेंसर पे चीज़ों को अप्लाई कर रखा है, उसकी ओपेसिटी को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आउटपुट वाले एरिया पे आकर इसके टोटल इम्पैक्ट को कुछ ऐसा 50 करके दिखाता हूँ पहले। 50 कर देते हैं, एंटर। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी कम हो गई। वैसे थोड़ा-सा मैं और अच्छे से देखता हूँ, तो भले यहाँ से कंट्रास्ट थोड़ा-सा खत्म हो गया है, लेकिन एक न्यूट्रल लुक हमें लाइक इसे 100 रखने पर ही मिल रही थी, तो मैं इस पे ही अभी काम कर लेता हूँ। बाकी आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे।
मेरा बस यहाँ पे मेन मोटिव था कि बस मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप आउटपुट वाले एरिया से इसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने अप्लाई कर रखी है उस चीज़ की ओपेसिटी को, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक और काम ये कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो लाइक हेलेसन और ग्लो वाली चीज़ों को आखिर में भी ऐड अप कर सकते हैं। नहीं तो स्टार्ट में भी ऐड अप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर कि मैं इस नोट के पहले ही वो हेलेसन और ग्लो वाली चीज़ों को अडॉप्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे फिर से यहाँ पर डिहांसर को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसे डिसेबल ऑल टूल्स पे ऐसा कर देंगे और फिर यहाँ पर मैं हेलेसन और ग्लो को अडॉप्ट कर लूँगा। वैसे मैं ब्लूम को लाइक बाय मिस्टेक कभी कभार ऐसा ग्लो ग्लो करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो भी ऑब्जर्व किया ब्लूम से काइंड ऑफ एक हमें ग्लो वाली इफेक्ट ही देखने को मिलती है एट दी एंड। और बाकी स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर आके डाउन सी वाइट गैमेट इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। और फिर यहाँ पर मैं कस्टम सेटिंग्स का यूज़ लेने वाला हूँ। सच बताऊँ तो यहाँ पर ये जितने भी मतलब ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अभी मैं इस फुटेज के अंदर जब मैं इन पैरामीटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जैसा रिजल्ट चाह रहा हूँ वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मैं कस्टम पे कुछ कर लेता हूँ। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ कि हम लोग इसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1 मिनट, पहले से इनेबल करना होगा। ओके, तो पहले ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती थी, अभी कुछ ऐसी दिख रही है। इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतने पर भी इसे रख देते हैं और ब्लूम का भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसे भी मैं कस्टम पे ही रखता हूँ और इसे भी इनेबल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लो आ गया है, तो इसलिए मैं ब्लूम को ऐसा ग्लो ग्लो करता रहता हूँ और इसके भी इम्पैक्ट को थोड़ा सा भी कम ही कर देते हैं, है ना? कुछ इतना, ओके, इतना ठीक है अभी के लिए और अभी से ऐसा कुछ रहने देते हैं। और फिर इसके बाद बस मैं नीचे आकर क्वालिटी पे हाई स्लो पे ऐसा क्लिक कर देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर अभी ठीक लग रही हैं। 1 मिनट, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्किन टोन्स को भी एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर परेड को हटा के हम लोग वेक्टर स्कोप को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कि स्किन टोन्स हमारे अच्छे से सही जगह पे लाइक कर रहे हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा-सा डेविएटेड हो रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं स्किन टोन्स को फिक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक और नोड को यहाँ पे एडअप कर लेता हूँ और यहाँ पर नहीं, एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर ऐसा रख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे और भी कुछ काम करना है जिसको मैं अभी आगे आपको रिवील करके बता दूँगा। तो यहाँ पर मैं स्किन टोन्स को फिक्स करने के लिए मैं ह्यू वर्सेस ह्यू पे, तो यहाँ पर मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके रेड कलर के रीजन को हम लोग और थोड़ा-सा इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं, हल्का-सा। और अब मैं यहाँ पर इसे ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत करके देखता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे चीज़ें शायद फिक्स अप हो गई होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही कि जितने भी हमारे व्हाइट रीजन्स हैं, यहाँ पर एक लाइक एक मैजेंटा या फिर रेड कलर टाइप की कोई चीज़ थोड़ी-सी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इसे हम लोग कैसे क्या फिक्स करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं इस वाले नोड के बाद 2 पैरेलल नोड्स को एड अप कर लेता हूँ, ऑल्ट पी, 1 मिनट इधर नहीं, ऑल्ट एस, अब ऑल्ट पी प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं कलर वॉलपेपर पे आकर इसे फिक्स करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने उसका अभी तक यूज़ नहीं कर रखा है। तो मैं पॉइंट्स के नंबर को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो इसे 16 समथिंग कुछ कर लेते हैं और फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि ये व्हाइट कलर कहाँ पे ऐसा लाइक कर रहा है। थोड़ा-सा इसे बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये व्हाइट कलर कुछ इन दोनों डॉट्स के बीच में ऐसा लाइक कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये फिर एक और पॉइंट किधर आ रहा है? तो ये, 1 मिनट, इन दोनों को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और अब मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसा लॉक कर देता हूँ कन्वर्ट सिलेक्टेड टू पिन का यूज़ करके, ताकि और पॉइंट्स ऐसा अफेक्ट ना हो जाए। और अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, कंट्रोल प्रेस करके मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को पकड़ के थोड़ा-सा बीच में ले जाते हैं, कुछ इधर की तरफ। ओके, और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर ऐसा कुछ करके। तो पहले ये जगह हमें कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। ओके, तो व्हाइट बैलेंस वाला काम इधर हो गया और इधर भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये देखिए, है ना? तो यहाँ पर व्हाइट बैलेंस वाला काम हो चुका है। तो ऐसे भी हम लोग कलर वॉलपेपर का यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। और फिर इस काम को कर लेने के बाद हम लोग इसके नीचे वाले नोड पे आकर सैचुरेशन को बहुत हल्का-सा इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं इसे 55 करके देखता हूँ, एंटर। ओके, तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज देखने को मिला और फिर इतना काम कर लेने के बाद मैं यहाँ पर इस नोड के आगे आ जाता हूँ और यहाँ पर एक और सीरियल नोड बनाता हूँ। यहाँ पर मैं पहले कंपाउंड नोड बना लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा क्राउडी
नोड स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंड नोड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नोड है, यहाँ पर मैं 3 पैरेलल नोड्स को और एडअप कर लेता हूँ और इसका मैं कंपाउंड नोड बना लेता हूँ। अब नहीं तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक सीरियल नोड से इनपुट लेता हूँ और इधर आके ऑल्ट एस, तो इधर आके ऑल्ट एस कर देते हैं और अब यहाँ पर मैं 3 कंपाउंड नोड बनाता हूँ, ऑल्ट पी, ओके। और अब मैं इसका एक कंपाउंड नोड बना लेता हूँ, क्रिएट कंपाउंड नोड। यहाँ पर अब मैं वही काम करूंगा जो मैंने यहाँ पे पहले किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन कंपाउंड नोड्स में जो काम किया था, जैसे कि यहाँ पर जो लाइट आ रही थी, मैंने उस पर यहाँ पर ऐसा वर्क किया था। तो मैं इन तीनों को ऐसे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इन तीनों के डेटा को कॉपी करता हूँ। तो इधर आके कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, इधर आ जाते हैं कंट्रोल प्लस वी, और इधर आ जाते हैं कंट्रोल प्लस सी, इधर कंट्रोल प्लस वी, फिर इधर आ जाते हैं कंट्रोल प्लस सी, इधर कंट्रोल प्लस वी, ओके। तो मैंने यहाँ पर सारा काम कर लिया। बस यहाँ पर मुझे कहीं कहीं पर ऐसा ट्रैकिंग डेटा को भी ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ तो नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ के ट्रैकिंग डेटा को अप्लाई कर देता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इधर आके इसके सेकंड वाले एरिया से ट्रैकिंग डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ट्रैक डेटा, और इधर आ जाते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट ट्रैक डेटा। तो चलिए ये काम कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा, और फिर चलिए ट्रैकिंग वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा सेचुरेशन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस नोट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी काम किया, मैं आपको उसका ऐसा बिफोर आफ्टर करके दिखाता हूँ। तो ये था बिफोर, ये रहा आफ्टर, ओके। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। तो उसके बाद हम लोग इस नोट के बाद अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा डिटेलिंग पे काम करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सेचुरेशन को अडॉप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो मैं आपको सेचुरेशन ऐड करने की टेक्निक बताऊंगा, ये ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे सेचुरेशन को बढ़ा दी या फिर HDR बीच में सेचुरेशन को बढ़ा दी। ये एक्चुअली जो मैं यहाँ पे तरीका बताऊंगा, ये लिटरली बहुत गजब की चीज। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। पहले मैं इन तीनों नोट्स का एक कंपाउंड नोट बना लेता हूँ, कंपाउंड नोट, सॉरी, तो कंपाउंड नोट बना लेते हैं, इधर निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 नोट्स को ऐसा सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे लॉग फुटेज वाली चीज अभी क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं अभी मैजिक मास्क में लोकेटेड हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरे टूल पर जाता हूँ तो चीजें फिक्स हो जाएंगी, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लोग सेचुरेशन को यहाँ पे एडअप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 नोट्स को एडअप कर लिया, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपको क्लाइंट कोई बोलेगा कि भाई XYZ चीज है, इसका तुम रंग काला पीला नीला कुछ ऐसा कर दो, तो यहाँ पर हम लोग वैसा काम कुछ कर सकते हैं। और बाकी चलिए यहाँ पर मैं आपको सेचुरेशन को कैसे अडॉप्ट करना है ये करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस नोट पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कलर स्पेस में चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ HSV, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ HSL। तो किधर गया HSL, ओके यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर दोनों जगह पे हम लोग सेचुरेशन वाले चैनल पे वर्क करेंगे। चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 3 को डिसेबल कर देते हैं, इधर भी वही कर लेते हैं। और अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अपने HSV वाले नोट पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेट प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर गामा पे आपको वर्क करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे कुछ 0.098 कुछ ऐसे ले लेता हूँ, एंटर करते हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे सेचुरेशन एडअप हो गई है। वैसे इतनी सेचुरेशन को एडअप नहीं करना है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर सेचुरेशन को एडअप कर सकते हैं। और ये जो सेचुरेशन आ रही है ना, ये इस वाले और ग्लोबल में जो हमें सेचुरेशन देखने को मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट है ना। और फिर चलिए इस नोट पे आकर मैं यहाँ पर लेफ्ट वाले एरिया से माइनस 0.02 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं भी देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेचुरेशन आ गई है, ठीक। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। मैं अपने इस वाले नोट पे जाता हूँ और यहाँ पर अब मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ माइनस का 0.02 लिख देते हैं, एंटर, ओके। तो ये देखिए कैसे सेचुरेशन यहाँ से पूरी गायब हो गई, जो अनवांटेड सेचुरेशन हमें नहीं चाहिए थी। और एक ऐसी यहाँ पे सेचुरेशन आ गई जो हमें देखने में भी अच्छी लग रही है और लाइक काम भी चल जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे सेचुरेशन अडॉप्ट करता हूँ कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट में, जब मुझे अच्छे से सेचुरेशन को अडॉप्ट करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सेचुरेशन को अडॉप्ट करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले तरीके से जो मुझे यहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिलती है, लाइक ऐसी चीज मुझे किसी स्पेसिफिक टूल से अभी तक एडअप करने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो हाँ, मतलब ये तो मुझे बेस्ट तरीका लगता है और आपने भी अभी देख लिया होगा। तो इस वाले नोट से हम लोग ओवरऑल एरिया पे से सेचुरेशन को एडअप कर सकते हैं, ठीक है।
और इस वाले नोड पे हम लोग ने वही अननोटेड एरिया से सैचुरेशन को डिक्रीज किया। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम आ गई कि मान लेते हैं कि कहीं हम लोग ज्यादा सैचुरेशन को अडॉप्ट करना चाहते थे, वो चीज भी इसकी वजह से थोड़ी सी गायब हो गई। तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से अपने इस नोड पे आ सकते हैं, और फिर यहाँ पर मैं अगर मैं गेन की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करूंगा तो वो जो सैचुरेशन यहाँ से ऐसा गायब हो गई थी वो ऐसा यहाँ पे रिकवर हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी के लिए मैं इसे 1.1 ही रखता हूँ। ओके, तो इतना सैचुरेशन मुझे अभी अडॉप्ट नहीं करना, नहीं तो मैं इसे और कम ही कर देता हूँ एक्चुअली। 1.05 करके देखते हैं। तो ये अभी मुझे यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है ओवरऑल। ओके, तो एक बार इसे रफली प्ले करके भी देख लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं, और जैसे कि यहाँ पर मैंने तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरेटिकल ज्ञान भी इसी के साथ दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर वेक्टर स्कोप खोल रखा है। अगर आपको आउटर पार्ट्स में ऐसा कलर को एक्सपेंड करना है, मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा और बाहर की तरफ निकल जाए, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको गेन पे वर्क करना है। और अगर आप अपने इनर वाले पार्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गामा पे वर्क कर सकते हैं। ये चीज आपको तब हेल्पफुल रहेगी जब आपको ऐसा सैचुरेशन अडॉप्ट करना रहेगा, और जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम या फिर स्प्लिट टोनिंग वाले जब काम करेंगे तब ये चीज बहुत ही हेल्पफुल रहती है। मतलब जो अभी मैंने आपको बात बताई है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, मैं यही कह सकता हूँ। और बाकी इन दोनों नोट्स के बाद मैं आप इस वाले नोट पे जाता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इस पे क्या वर्क करता हूँ। जैसे कि आप कोई क्लाइंट वाला वर्क कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने बोला भाई ये जो भी चीज़ है इसको लाइक लाल पीला नीला कर दो, ठीक है। तो ऐसे काम को करने के लिए मैं यहाँ पर इस नोट का यूज लेता हूँ। ओके, जैसे कि मुझे ये जो यहाँ पे जो भी अंदर का कपड़ा है इसके कलर को चेंज करना है, या फिर थोड़ा सा इस ब्लू को वाइब्रेंट ब्लू बनाना है, ठीक। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कलर को और वाइब्रेंट करना है फिर चेंज बनाना है, तो मैं कलर वॉलपेपर का भी यूज ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसको पकड़ के अंदर बाहर की तरफ खींचूंगा तो यहाँ पे काम बन सकता है। लेकिन मैं अभी इस चीज का यूज नहीं लेने वाला, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर भी वही सेम कपड़ा है, लेकिन इसका डॉट कहीं इधर आ रहा है, यहाँ पर इसका डॉट कहीं इधर की तरफ आ रहा है, और इधर इसका डॉट कहीं इधर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट्स को ऊपर नीचे करूंगा तो इमेज के अंदर हमें एडिशनल स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं इन टूल्स का यूज नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पर मैजिक मास्क हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, चलिए बेटर पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं मास्क को ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। रेड वाले पार्ट को इनेबल कर देंगे, इधर भी, इधर भी। ओके, तो यहाँ वाला पार्ट तो सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। इधर भी। ओके, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी लाइक ब्लर वाले में आगे पीछे हो जाए तो वो चलेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो ये परफेक्टली एकदम लाइक एकदम क्लियर तो नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर हमें चीजों का रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं दिख रहा, तो हाँ काम चल जाएगा। तो मैं इसको ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर लेता हूँ, और मैं कलर को चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ट्रैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग का काम हो जाए कंप्लीट, और अब हम लोग यहाँ पर प्राइमरीज पे आ जाते हैं, क्योंकि अब कर्व्स पे तो कोई काम करने का पर्पस रहा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऑफसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ हल्का सा। वैसे फिलहाल के लिए बस मैं आपको ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे क्या हमें चीज़ों को एक्सिक्यूट करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये कलर ऐसा इसका चेंज हो चुका है, तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। तो ऐसे आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। वैसे मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाला। और मैजिक मास्क को भी अभी मैं यहाँ पे मास्टर रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे पीसी पे लोड पड़ रहा है। बस मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि ऐसे आप यहाँ पे अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर सेचुरेशन वाला काम तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना वही ग्लो को अडॉप्ट कर देता हूँ, और बाकी मैं आपको यहाँ पर सेचुरेशन वाले नोट को बंद चालू करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले ये चीज कुछ ऐसे ही दिखती थी, और अब ये चीज कुछ ऐसी दिखती है। ओके, और इसके बाद मैं एक और नोट को अडॉप्ट करके यहाँ पे ग्लो को भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो GLOW ग्लो, और इसे यहाँ पर उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पर भी चलिए मैं आपको कुछ स्पेशल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ऐसा ग्लो को इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे कि अब मैं इस बॉक्स को अनटिक करता हूँ और अब मैं इसकी वैल्यू को ऐसे लो करता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं परेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब ग्लो को पहले मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी दिख रही थी, और ग्लो को इनेबल कर ले तो यहाँ पर मैं इन दोनों बॉक्स को ऐसा टिक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर सेचुरेशन को अभी अफेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसे अभी कम एकदम कर देता हूँ। और ओपेसिटी को मैं यहाँ पर कुछ 0.3 ऐसा कर देता हूँ। और फिर इसके बाद अभी तक हमारा लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं इसको आपको ऐसा रफली प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मुझे अभी चीज़ें ठीक लग रही हैं।
और फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे हिसाब से हमारी जो मेन लुक है वो क्रिएट हो चुकी है। और इसके बाद बस मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर शार्पनेस को थोड़ा बहुत अडेप्ट कर सकता हूँ। और तो हम लोग यहाँ पर अपने ब्लर विंडो पे आ जाते हैं और शार्पनेस को हम लोग एकदम आखिर वाले नोड पे अडेप्ट करेंगे। मैंने ये प्लान कर रखा है यहाँ पर ऐसा। तो ऑल्ट एस, यहाँ पर आ जाते हैं। मैं ब्लर के शार्पन वाले ऑप्शन मतलब इस वाले एरिया पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने शार्पनेस को अडेप्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैं स्कोप्स को पहले ओपन कर लेता हूँ। हाँ, बड़ा हो गया ये। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये 100 है और ये 0 वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बीच का 50 है। तो अगर आप अपने शार्पनेस को ओवरऑल इमेज के अंदर न डालते हुए किसी स्पेसिफिक पार्ट में डालना चाहते हैं, तो वो वाला काम मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने डार्क पार्ट्स में तो शार्पनेस को बिल्कुल भी नहीं डालने वाला, कबाड़ा हो जाएगा इमेज का। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हमारे ब्राइटर पार्ट्स पे ऐसा सॉफ्टनेस यहाँ पे एडअप हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर अपने लेवल वाले एरिया पे 50 ऐसा लिख देता हूँ, 50 एंटर। तो यहाँ पर जितने भी ब्राइट वाले पार्ट्स हैं, यानी कि ये वाला पार्ट, अब ये वाले पार्ट पे हमारी शार्पनेस टारगेट होने वाली है। और जो हमारे जितने भी डार्क वाले पार्ट्स है, जो मतलब इसके नीचे आते हैं मान लेते हैं, वो वाले पार्ट हमारे शार्पनेस से अफेक्ट नहीं होने वाले। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कोरिंग सॉफ्टनेस के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ से क्या कि सॉफ्टनेस ऐसा ब्लर वाले वे में जनरेट होती है। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 50 कर दूंगा, तो मतलब ये 50 अमाउंट समथिंग में ऐसा ब्लर वाले वे में शार्पनेस को अडॉप्ट करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अब करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फाइनली मैं थोड़ी सी आपको शार्पनेस को अडॉप्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शार्पनेस को अडॉप्ट नहीं करने वाला, तो मैं इसे 0.45 ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी शार्पनेस ऐसा अडॉप्ट हो गई है। ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ओके, तो मैं बस इतनी सी शार्पनेस को यहाँ पे अडॉप्ट करने वाला हूँ। इससे थोड़ी बहुत ऐसा डिटेलिंग कहीं पे ऐसा लॉस्ट हो जाती है तो वो रिकवर हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कलर्ड नॉइस भी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको इस नॉइस से प्रॉब्लम है, बेसिकली कलर्ड नॉइस से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप नॉइस रिडक्शन वाला प्रोसेस को फॉलो कर ही सकते हैं। नहीं तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो नॉइस हमें देखने को मिल रही है, ये थोड़ा बहुत ग्रेन वाला भी यहाँ पे काम कर दे रही है। तो लाइक इससे कोई कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। तो अभी मैं नॉइस रिडक्शन वाला प्रोसेस तो यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, ऐसे ही मुझे जितना लगता है कि वीडियो लंबी बन चुकी होगी। और फिर यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में नॉइस रिडक्शन को भी अप्लाई कर लिया है। और फिर यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इधर। तो मैं यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर आपको करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, और नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर लेने के बाद चीज़ें अब कुछ ऐसी दिख रही है। इधर भी आप देख सकते हैं। मैं कुछ इधर की तरफ आ जाता हूँ। हाँ, इधर की तरफ। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और अब इसे ऑन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर नॉइस रिडक्शन में मैं इन सेटिंग्स का यूज ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर लूमा और क्रोमा की वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने यहाँ पर डिहांसर का यूज कर रखा है और भी हैवी चीजों का यूज कर रखा है, तो एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं यहीं तक लिमिटेड रह जाता हूँ। और इसके बियॉन्ड मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर वो टेक्सचर डिटेल्स लॉस न होने लगे। तो यहाँ पर नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चेंजेस देखने को मिली हैं। और फिर इसके बाद मैं जूम को यहाँ से हटा देता हूँ और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, तो यहाँ से नहीं किया था एक्चुअली। ओके, तो इसको मैं ऐसा बंद कर देता हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग ने लगभग मैं आपको एक बार ऑन ऑफ करके ऐसा कुछ दिखा देता हूँ। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को ऐसा बंद कर देता हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग ने लगभग यहाँ से कुछ स्टार्टिंग की थी अपनी, और अब हम लोग आखिर में कुछ यहाँ पर ऐसा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे कुछ लुक क्रिएट कर ली है। और इसके बाद तो ये रहा हमारा कमर्शियल लुक वाला पार्ट और ये रहा हमारा सिनेमैटिक लुक वाला पार्ट। तो यहाँ पर मुझे तो कमर्शियल लुक वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें मैंने थोड़ी सी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर भी दी, जैसा मुझे खुद भी ऐसा इवेल्युएट करने में लग रहा है। और फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पर अपना बोलना बंद करूंगा, तो इसके बाद मैं आपको दोनों लुक को ऐसे साइड बाय साइड एडिटिंग वाले टाइम में दिखाई दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर होता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। हम लोग ने सेम एग्जाम्पल के अंदर कमर्शियल और सिनेमैटिक दोनों कलर ग्रेडिंग को करके देखा। और फिर आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको दोनों में से क्या देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे तो ये वाला ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, सच बताऊं तो। और देखा जाए तो हम लोग ने इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर एक अच्छे खासे अमाउंट में मेहनत कर रखी है। वैसे इस चीज का गवाह आपका तो लैपटॉप पीसी होगा ही, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी लैग करके चलना ऐसा शुरू हो चुका है। तो चलिए, हम लोग निकल लिया अपना तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और बाकी ऐसा ही कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड मैं फ्यूचर में भी वीडियोस लाता रहूंगा। और मैं बहुत जल्दी, मतलब मैं प्लान करना तो शुरू कर चुका हूँ, मैं टील एंड ऑरेंज लुक के ऊपर भी वीडियो ऐसा लाने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर।
तो हाँ, 2-3 हफ्ते में कुछ ऐसी बात बन सकती है। और बाकी कोई भी डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन, कुछ भी ऐसी चीजें आपके पास अभी तक रह गई हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, तो आप वहां पर अपने डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और एक और चीज में मैं बस आखिरी में ये कहना चाहूंगा, बहुत लोग ऐसा कमेंट में मुझसे ऐसे डाउट्स पूछते हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं। लाइक मुझे आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे भी जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो मैं कैसे रिप्लाई दूँ, तो मुझे ये वाला फैक्टर वहाँ पे सामने आ जाता है। तो इस वजह से अगर आपको लाइक कोई कॉम्प्लेक्स डाउट रहता है तो आप वो चीज़ इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करिए, क्योंकि लाइक हाँ, मुझे भी जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं भी आपको सही आंसर नहीं दे पाऊँगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग कमर्शियल कलर ग्रेडिंग करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। इसी के साथ हम लोग ने ये भी जाना कि कैसे हम लोग सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप कर रखा है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और इस वीडियो के अंदर मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश ये थी कि मैं हर एग्जाम्पल के अंदर आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता पाऊँ, ताकि आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिले। और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ऐसा ज़रूर से बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने मेरे लेटेस्ट वीडियो के अंदर एक तगड़ा सपोर्ट दिखाया, जैसे कि मैं देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मेरे 5K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जब मैंने ऐसा अपने सब्सक्राइबर काउंट को चेकआउट किया था, तो मेरे 650 सब्सक्राइबर्स चैनल पे कंप्लीट हो गए। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और अगर यहाँ पर अभी भी कोई इंटरनेशनल व्यूअर मेरे वीडियो को अभी फिलहाल के लिए देख रहा है, तो मैं उनका भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो मोस्टली मेरे हिसाब से सबटाइटल्स का यूज़ करके मेरी भाषा को समझ पाए होंगे। तो उनके लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट इन माय वीडियोज़। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हू इज़ स्टिल वाचिंग माय वीडियोज़ राइट नाउ, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।